गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो शब्द सारणी वाला है वो हमने सीखा था। तो उसके बाद देखते हैं स्वाध्याय। अब हम कहाँ आए? स्वाध्याय। स्वाध्याय में फर्स्ट क्वेश्चन, पहले कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो आंसर, इस काव्य में प्रकृति के तत्व, फर्स्ट है चंद्र कोमा सूर्य कोमा भूमि मतलब धरती, भूमि, आकाश, हवा और पानी। इस काव्य में प्रकृति के तत्व जैसे कि चंद्र, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो आंसर देखेंगे, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। कि पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, उसमें एक ही सूर्य होता है और एक ही सूर्य पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। उसमें ही विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। अब पानी का स्वाद जैसे कुछ नहीं होता, तो भारत में देखो या उसके बाहर के देशों में देखो तो पानी का स्वाद वहीं भी नहीं होता। पानी एक जैसा ही होता है। हवा है तो हवा भी सब जगह कैसी होती है? एक जैसी। तो विश्व में एक ही हवा चल रही है और एक ही पानी है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी सुख ही मिला हो कि पूरी ज़िंदगी उसको दुख ही मिला हो। सभी के जीवन में वारी वारी सुख और दुख दोनों आते हैं। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। जैसे कि सारे मनुष्य के शरीर की रचना है वो एक जैसी है, सब में हड्डियाँ होती है। हड्डियाँ नहीं होती तो हम हाथ पैर कुछ हिला नहीं सकते। तो सारे मनुष्य के शरीर में एक जैसी हड्डियाँ होती है, एक जैसा मांस होता है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। मतलब कि कवि ने इस सब उदाहरण द्वारा सूरज, चंद्र, पानी, हवा, जैसे सुख दुख आते हैं, शरीर, मांस, हड्डियाँ, ये सब के उदाहरण द्वारा हमें कवि ने कहा है कि सारा विश्व एक जैसा है, सभी मनुष्य एक दूसरे जैसे होते हैं। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है कि सारा जगत एक ही है और सारे मनुष्य एक जैसे हैं। तो एक बार हम पूरा आंसर साथ में देख लेते हैं। पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान होते हैं। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और
हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? जैसे कि कवि ने उसको शीर्षक दिया है एक जगत एक लोक, लेकिन अगर आपको देना हो तो आप और कौन कौन से शीर्षक दे सकते हो? तो आंसर देखते हैं। हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे। एक है एक विश्व एक धरा। और दूसरा शीर्षक है हम सब विश्व बंधु, मतलब कि सारी दुनिया भाईचारा है। तो ये दोनों शीर्षक है वो इस शीर्षक से थोड़े मिलते जुलते रहते हैं। तो फिर से रिपीट करती हूँ। हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे एक विश्व एक धरा। दूसरा शीर्षक देना चाहेंगे हम सब विश्व बंधु। फोर्थ क्वेश्चन है सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? अब हम सबको पता ही है कि सभी नदियाँ अलग अलग है, मतलब कोई नदियाँ गुजरात में है, कोई नदियाँ महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। तो नदियाँ तो सबकी अलग अलग है, तो पानी कैसे एक हुआ? नदियाँ सबकी अलग अलग है लेकिन पानी एक कैसे हुआ? तो इसका आंसर हम देखेंगे कि सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। मतलब कि जो पानी है उसकी जो रचना होती है, जैसे कि उसका रंग नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है पानी का, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसकी कोई सुगंध नहीं है, तो उसकी जो संरचना है, जो पानी बना हुआ है, उसकी प्रक्रिया वो कैसी है? सेम सबकी। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। मतलब कि यहाँ नदियाँ हैं तो हम जो नदियों का उपयोग करते हैं वहीं दूसरे लोग भी उसका उपयोग करते हैं, चाहे वो जितने भी हमसे दूर रहते हो। तो पानी की नदियाँ हैं वो अलग अलग है, लेकिन जो पानी का हम उपयोग करते हैं वही उपयोग वो करते हैं। जैसे कि खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो पानी का सब जगह उपयोग कैसा होता है? सेम। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। तो इसीलिए कवि है उसने अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहा है। फिर से रिपीट करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर। सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक पानी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो स्क्रीन में। विलोम अर्थ वाले, विलोम मतलब विरुद्धार्थी, ऑपोजिट, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए, मतलब कि मेक द फॉलोइंग, और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले उसको मैच करना है और बाद में उसका सेंटेंस बनाना है। तो पहले आपको एक ये चक्र दिया है, दिख रहा है आप सबको? मृत्यु, शुभ, दूर, अशुभ, जीवन, प्रकाश, अंधकार, स्वामी, पास, दास, चेतन और जड़। इसमें ऑपोजिट वर्ड साथ में ही है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमको
दिया है। पास, वो जो राउंड है स्टार जैसा, उसमें भी पास लिखा हुआ है और उसमें दूर भी लिखा हुआ है। तो शब्द रहा पास। पास का विलोम शब्द मतलब कि विरोधार्थी शब्द देखते हैं तो क्या होता है? दूर। पास यानी नज़दीक और दूर यानी दूर। तो पास का विलोम शब्द होता है दूर। दूसरा ऐसा शब्द देखते हैं तो उसमें कोष्टक में है शुभ। शुभ मतलब अच्छा। शुभ मतलब अच्छा, तो उसका विलोम शब्द होता है अशुभ। अशुभ मतलब अच्छा नहीं हो। शुभ मतलब अच्छा हो, अशुभ मतलब अच्छा नहीं है। दूसरा शब्द देखते हैं तो चेतन। चेतन मतलब जिसमें जागृति हो, मतलब कि जो जीवंत हो। जड़ यानी कि निर्जीव। तो दूसरा है चेतन और उसका विलोम शब्द होता है जड़। तीसरा शब्द है जीवन। जीवन यानी जिंदगी, तो उसका विलोम शब्द होता है मृत्यु। जीवन का विलोम शब्द होता है मृत्यु। चौथा शब्द है स्वामी। चौथा शब्द है स्वामी। स्वामी मतलब घर का जो मेन आदमी है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वामी। तो उसका विलोम शब्द होता है दास। दास मतलब उसका नौकर। तो स्वामी का विलोम शब्द होता है दास। लास्ट वन है प्रकाश। प्रकाश मतलब प्रज्वलित, मतलब कि जहाँ प्रकाश हो, तो उसका विलोम शब्द होता है अंधकार। प्रकाश का विलोम शब्द होता है अंधकार। तो हमने मेक द फॉलोइंग तो कर दिए, लेकिन अब हमको सेंटेंस बनाना है। जैसे हमें एग्जाम्पल में पास और दूर दिया था, वैसे ही एग्जाम्पल में पास और दूर का एग्जाम्पल दिया है। देखिए, मेरे घर के पास मीना का घर है। तो पास शब्द इस वाक्य में आ गया। तो मेरे घर के पास मीना का घर है। और दूसरा वाक्य, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। वाक्य भी चेंज नहीं हुआ और दूसरा जो विलोम शब्द था वो भी उसमें आ गया, पास और दूर। तो वैसे हमारा दूसरा शब्द था शुभ और अशुभ। तो हम उसका सेंटेंस बनाते हैं। शुभ का, विजयादशमी का दिन, विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ होता है। विजयालक्ष्मी का दिन सबके लिए शुभ होता है। अब अशुभ का वाक्य, तो कल का दिन आपके लिए अशुभ था। कल का दिन आपके लिए अशुभ था, मतलब कि अच्छा नहीं था। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड हमारा था चेतन और जड़। चेतन और जड़। तो चेतन का वाक्य सुनते हैं। वृक्षों में भी चेतन है। चेतन मतलब कि वो सजीव है, वो अपने आप बढ़ सकते हैं। आप पानी उसको दो, उसको सूर्य प्रकाश मिले तो अपने आप उग सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? सजीव, मतलब कि चेतन। तो वृक्षों में भी चेतन है। अब जड़ का वाक्य, जड़ मतलब कि निर्जीव, जिसमें जीव नहीं है। तो जड़, तो उसका वाक्य बनाएंगे वनस्पति जड़ नहीं है, मतलब कि वनस्पति भी सजीव है। तो हमने वाक्य क्या बनाया? वनस्पति जड़ नहीं है। तीसरा हमने देखा था जीवन और मृत्यु। तो जीवन का बनाते हैं, माँ हमें जीवन देती है। माँ हमें जीवन देती है। तो अब दूसरा सेंटेंस है मृत्यु। तो मृत्यु का, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। जो दवाएं होती है वो हमें मृत्यु से बचाती है। अगर हमें कुछ हुआ है तो हम दवाएं लेंगे, मेडिसिन लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो पहला जीवन का था माँ हमें जीवन देती है, और दूसरा सेंटेंस है मृत्यु का, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। देखते हैं नेक्स्ट, स्वामी और दास। तो स्वामी का वाक्य है ईश्वर सबका स्वामी
है। ईश्वर सबका स्वामी है, क्योंकि ईश्वर हम सबसे बड़े हैं, तो ईश्वर हम सबका स्वामी है। दास, वह किसी का दास नहीं है, मतलब कि भगवान है वो किसी का नौकर नहीं है, वो खुद राजा है, वो खुद स्वयं संचालित ये पृथ्वी चलाता है। तो क्या हुआ उसका मीनिंग? स्वामी मतलब ईश्वर, तो ईश्वर स्वामी है मतलब कि पूरा पृथ्वी पर राज करता है। और जबकि दास, तो वह किसी का दास नहीं है। लास्ट वन है प्रकाश और अंधकार। प्रकाश का वाक्य देखते हैं। सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, तो दीपक अंधकार का नाश करता है। दीपक मतलब कि हम जो घर में दिया जलाते हैं, अगर कहीं अंधेरा हो और आप दिया जलाओगे तो वहाँ सब आपको प्रकाश दिखाई देगा, अंधेरा मिट जाएगा। तो प्रकाश का वाक्य है सूर्य हमें प्रकाश देता है, और अंधकार का वाक्य है दीपक अंधकार का नाश करता है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। अब मैंने आपको बोला ही था कि समान प्रास किसको बोलते हैं। तो जैसे कि शब्द पूरा हो, जैसे कि आना, एग्जाम्पल ने हमको दिया है आना, आना, तो उसका प्रास शब्द मतलब कि उसके साथ मैच होता है वैसा शब्द है जाना, आना जाना। आना, तो उसमें भी लास्ट ना आया, और जाना में भी ना आता है। आना जाना मतलब कि आना ना आया, जाना उसमें भी ना आया, तो इसको हम बोलते हैं समान प्रास वाले शब्द, जिसका लास्ट जो अक्षर है वो सेम होता है। तो दूसरा हम देखते हैं सुनकर। सुनकर, सुनकर का प्रास शब्द है पढ़कर। सुनकर, पढ़कर, सुनकर, पढ़कर, सुनना और पढ़ना, बराबर। तो सुनकर, पढ़कर, तो इसमें देखिए लास्ट जो दो शब्द है वो कर कर आए, तो ये समान प्रास वाले शब्द बोलते हैं। उसके बाद का है मेहरबान। उसके बाद का है मेहरबान। मेहरबान का होता है बागबान। मेहरबान तो बागबान। मेहरबान में भी लास्ट दो शब्द बान है, और बागबान में भी लास्ट शब्द बान आते हैं। तो ये सब समान प्रास वाले शब्द है। बाद में है सेठानी। सेठानी का प्रास शब्द होता है जेठानी। सेठानी का प्रास शब्द होता है जेठानी। दोनों में ठानी ठानी लास्ट में सेम आता है। उसके बाद का जो शब्द है वो है, देखो, सुनकर, पढ़कर, मेहरबान, बागबान, सेठानी, जेठानी, वहीं आपको मैच करना है। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। मतलब कि जो काव्य है उसमें जो भावार्थ मैंने समझा है उससे लगती जो पंक्ति इसमें लगती है उसको आपको लिखना है। आपको अभी लिखना नहीं है, जब लिखना होगा तब मैं आपको बोल दूंगी, अभी सिर्फ आपको समझना है। तो फर्स्ट है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो उसका आंसर होगा एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। ओके। देन सेकेंड, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। समता मतलब कि समानता, जो हम सब में एक है। तो समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो उसके लिए वो कड़ी आएगी, हर्ष भरे गाए, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हम राग सुहाने। क्षमता और ममता के गीत तराने, क्षमता और ममता के गीत तराने। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। मतलब कि उसमें आपको मेंशन भी करना है बॉक्स में और नीचे भी लिखना है। तो पहला आपको दिया है लोक, जैसे कि चैप्टर का नाम है एक जगत एक लोक का मतलब क्या होता है? विश्व। तो लोक का विश्व आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में, ये रहा विश्व, तो फर्स्ट ये होगा। सेकेंड आएगा दुनिया, तो फर्स्ट लाइन में सीधा देखिए दुनिया। क्लियर? अब दूसरा शब्द है मान। क्या शब्द है? मान। तो मान का एक होता है प्रतिष्ठा। मान का एक शब्द होता है प्रतिष्ठा। ये लास्ट लाइन में लिखा प्रतिष्ठा। दूसरा शब्द होता है सम्मान। दूसरा शब्द होता है सम्मान, जैसे कि ये रहा सम्मान। ओके। देन थर्ड निशान। थर्ड है निशान। निशान का होता है एक तो संज्ञा, यहाँ लास्ट ही है, निशान मतलब संज्ञा। और दूसरा होता है चिन्ह। तो चिन्ह आपको यहाँ साइड में दिया हुआ है, क्रॉस में है चिन्ह। नेक्स्ट है हाथ। तो हाथ का होता है हस्त। यहाँ आपको लास्ट में दिया है हस्त। और दूसरा है पानी। वो भी यहाँ क्रॉस में दिया हुआ है और नीचे से ऊपर है पानी। उसके बाद है अंबर। तो अंबर का होता है एक तो आसमान, सेकेंड लाइन में बीच में है आसमान। दूसरा है आसमान और उसके बाद है आकाश। तो आकाश ये रहा सेकेंड लाइन में आकाश। और तीसरा भी इसमें दिया हुआ है गगन, जैसे कि आप सब देखते हो बीच में फर्स्ट लाइन में गगन। तो क्लियर? लोक का होता है विश्व और दुनिया। लोक का मीनिंग होता है विश्व और दुनिया। दूसरा है मान। तो मान का होता है सम्मान प्रतिष्ठा। तीसरा है निशान। निशान का है चिन्ह और संज्ञा। फोर्थ वाला है हाथ। हाथ का है हस्त और पानी। नेक्स्ट है अंबर। अंबर का है 3 शब्द है कोष्टक में। अंबर का है एक तो आकाश, आसमान और गगन। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 4 भी खत्म होता है। अब क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 है वो क्वेश्चन 5 जैसा है, जैसे कि क्वेश्चन 6 है ये। तो प्रश्न नंबर 5 में आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं, अभी जो हमने ढूंढे कि लोक का क्या होता है, तो कि विश्व और दुनिया, तो 2 शब्द है उससे वाक्य बनाने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमको दिया है, जैसे हमने हाथ का देखा पानी, तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो हमें एग्जाम्पल में दिया है सीता ने पानी से पानी पिया। पानी का मीनिंग होता है हाथ, तो सीता ने हाथ से पानी पिया। दोनों पानी का लिखने का होता है वो अलग अलग होता है। पानी का मतलब होता है हाथ और पानी का मतलब हो पानी। अब देखते हैं दूसरा ऐसा वाक्य हम बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखना और याद रखना। जैसे कि पानी का बनाया तो बचा है हाथ,
तो हाथ का हम बनाएंगे ज्योतिष ने सीता का हाथ देखा। ज्योतिष ने सीता का हाथ देखा। ज्योतिष ने सीता का हाथ देखा। और पानी का तो हमें दिया ही है कि सीता ने पानी से पानी पिया। दूसरा हमारा था विश्व और दुनिया, जैसे कि लोक का क्या होता है, विश्व और दुनिया। तो पहले विश्व से वाक्य बनाते हैं, सारा विश्व एक है। सारा विश्व एक है। तो अब बचा दुनिया, तो दुनिया से एक वाक्य बनाते हैं, दुनिया में बहुत से देश है। दुनिया में बहुत से देश है। सेकंड था मान। तो मान का समानार्थी शब्द होता है, एक तो सम्मान और एक है प्रतिष्ठा। तो पहले सम्मान से वाक्य बनाते हैं कि हम बड़ों का सम्मान करें। हम बड़ों का सम्मान करें। दूसरा है प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा से वाक्य बनाते हैं, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा नाम रोशन होगा, तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। तो अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तीसरा था निशान। तो निशान का होता है चिन्ह और संज्ञा। तो पहले चिन्ह से वाक्य बनाते हैं, यह किसी के पैर का चिन्ह है। यह किसी के पैर का चिन्ह है। दूसरा बनाते हैं संज्ञा से, तो दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है, मतलब दरवाजे पर कुछ लिखा नहीं है, कोई निशान नहीं है। दरवाजे पे कोई निशान नहीं है, या तो दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। अब आया हाथ। हाथ का था हस्त और पानी हो, तो हमने ऑलरेडी वाक्य बना ही लिया एग्जाम्पल में। रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से कि सीता ने पानी से पानी पिया, और दूसरा था ज्योतिष ने सीता का हाथ देखा। लास्ट वन है अंबर। तो अंबर का हमने किया था आकाश और गगन। तो आकाश से हम वाक्य बनाते हैं, आकाश का कहीं अंत नहीं है, मतलब कि आकाश कहाँ खत्म होता है वो हम नहीं देख सकते। आकाश कैसा है, अनंत, कि उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। तो आकाश का कहीं अंत नहीं है। दूसरा है गगन। तो धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। जैसे वर्षा ऋतु शुरू होती है तो पूरे आसमान में, पूरे गगन में बादल छा जाते हैं। तो उसी पे ही वाक्य है कि धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 था वाक्य बनाने का, वो ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 से चालू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो जब लेक्चर ख़त्म हो जाए बाद में आप अपने ग्रुप में पूछ लेना, पर्सनल में कोई मैसेज नहीं करेगा। और अभी कुछ लिखना नहीं है, जब लिखना होगा तब मैं बोलूँगी। थैंक यू।